हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमने पिछली वीडियो में हिंदी वर्णमाला शुरू करी थी और एक ही वीडियो में पूरी हिंदी वर्णमाला को पढ़ लिया था। अब हिंदी वर्णमाला के बाद का जो विषय जो टॉपिक आता है वो है शब्द का। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। लेखन के आधार पर वर्ण है और उच्चारण के आधार पर होती है ध्वनि। तो वर्ण सबसे छोटी इकाई है लेखन के आधार पर, उसके बाद बात करते हैं शब्द की, क्योंकि वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है। तो इसी प्रकार से आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है शब्द। पूरा शब्द प्रकरण जो है वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपने वर्णमाला की वीडियो नहीं देखी है तो आज के डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। उसके अलावा भी आपको और बहुत से लिंक मिलेंगे। आप लोग जीएस के पढ़ सकते हैं, आप लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ सकते हैं। आप लोग हिंदी भी शुरू हो चुकी है, तो हर सप्ताह आप लोगों को इसी क्रम से आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, अर्थात शब्द। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द क्या है। अगर हम शब्द की बात करें तो शब्द का अर्थ ये होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई थी वर्ण, लेखन के आधार पर। इसी वर्ण को जब हमने उच्चारित किया तो ये वर्ण क्या कहलाया था? ध्वनि, या ऐसा कहें कि ध्वनि का लिखित रूप जो था वो क्या कहलाया था? वर्ण। अब हमने वर्ण पूरा पढ़ लिया है, तो वर्ण के बाद पढ़ते हैं शब्द। अर्थात शब्द की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाएगी तो शब्द का अर्थ होता है दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह जो है वो आपका शब्द कहलाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम शब्द की डेफिनेशन देना चाहें तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों का समूह जो किसी न किसी सही अर्थ या सार्थक सही अर्थ को प्रकट करे वो क्या कहलाएगा? आपका शब्द कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, केवल बहुत बार हम गलतियां करते हैं एग्जाम में कि ये कह देते हैं कि वर्णों का समूह जो है वो शब्द कहलाता है, लेकिन वर्णों का समूह जो है वो कभी भी शब्द नहीं कहलाता है। उसका कारण क्या है कि वर्णों का समूह तो ये भी है, ये वर्णों का समूह है जिसमें दो या दो से अधिक वर्ण है, लेकिन क्या ये शब्द कहलाएगा? ये शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये केवल और केवल वर्णों का समूह है। लेकिन शब्द की डेफिनेशन होती है कि वर्णों का समूह रहे, लेकिन कैसा समूह रहे? सार्थक समूह। जब दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह होगा, जब वो दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के किसी सही अर्थ को प्रकट करेंगे, तभी वो शब्द कहलाएगा। तो इस बात को आप लोगों ने पढ़ लिया है। शब्द की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह जो है वो क्या कहलाता है? आपका शब्द कहलाता है। और अगर हम एग्जाम्स को देखें तो एग्जाम्स के पर्पज से आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों ने देखे होंगे एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं, संकर शब्द पूछे जाते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सारे के सारे शब्द पूछे जाते हैं। तो अगर हम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस बात को पढ़ें, इस विषय पर चर्चा करें, तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए हम बात करते हैं शब्द की डेफिनेशन के बाद अगला कदम बढ़ते हैं। जब हमने शब्द की डेफिनेशन पढ़ ली है तो उसके बाद पढ़ते हैं शब्दों का वर्गीकरण। अब जो ये शब्द की डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसके बाद बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण की। तो शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है या शब्दों को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो शब्दों को 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला आता है उत्पत्ति, या उत्पत्ति के नाम हम कह सकते हैं स्रोत। तो सबसे पहला तो है कि शब्दों को उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बांटा गया है। दूसरा नंबर आता है रचना या बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं। तो पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा आता है विकार, या विकार को ही हम प्रयोग कह सकते हैं, प्रयोग के आधार पर, और अंतिम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हमने शब्द की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा कि शब्दों को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
तो शब्दों को 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर, और अंतिम आता है आपका अर्थ के आधार पर। अब हमने सिर्फ इन चारों भागों को नहीं पढ़ना है, बल्कि इनके अंतर्गत भी कुछ भाग बांटे गए हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा उत्पत्ति या स्रोत। अब यहां आप लोग एक चीज देखिएगा, हमने यहां लिखा है स्रोत। जब आपसे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां आती है तो वहां पर बहुत बार आप लोगों को स्रोत लिखा मिलेगा। और पिछली जब वर्णमाला हमने पढ़ी थी तो उस समय मैंने आप लोगों को र संबंधित कुछ नियम भी बताया था, रेफ का नियम भी बताया था। तो हम इस स्रोत को बहुत बार ऐसा पढ़ते हैं, श आधा त्र और त। हम इसको इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्रोत है और ये स्रोत जो है इसका उच्चारण नहीं होगा, इसका उच्चारण है स्रोत। तो आप लोगों ने ये पढ़ना है कि स के साथ में त्र नहीं लगा है, बल्कि क्या लगा है कि स के नीचे र लगा है। और जो र नीचे लगता है वो र होता है हमेशा पूर्ण, और जो र ऊपर लगता है, जैसे हमने कहा कर्म, ये जो ऊपर र लगा है वो है अपूर्ण। अपूर्ण अर्थात ये स्वर रहित है। तो यहां पर हमने पढ़ना है ये स्रोत नहीं है बल्कि ये स्रोत है। यहां पर आधा स, र पे ओ की मात्रा और त इस प्रकार का रहेगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर र किसी आधे वर्ण के बाद होता है तो हम उस र को नीचे लगा देते हैं उस वर्ण के। तो स के नीचे हमने र इस प्रकार से लगा दिया है। तो आप लोग सबसे पहले तो वर्तनी संबंधियों में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। अगर र को हम किसी वर्ण के ऊपर लिखते हैं तो वो र जो है वो ऊपर वाला र हमेशा आधा होता है। आधा का अर्थ है स्वर रहित होता है। और जो नीचे लगता है वो हमेशा पूरा होता है। जैसे ये र ऊपर लगा है तो र आधा है, और जिस वर्ण के ऊपर लगा है, थ के ऊपर लगा है, तो थ से हमेशा पहले बोला जाता है। और ये ऊपर लगा है, ये भी आधा है और इसके पहले बोला जाएगा। लेकिन ये र जो है वो नीचे लगा है। नीचे का अर्थ है कि ये जो है ये पूरा है र, और जिस वर्ण के नीचे लगा है उस वर्ण के बाद में बोला जाता है। तो इस बात को आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द है उनको कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। उसके बाद उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया मुख्य रूप से। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद हमने पढ़ा रचना या बनावट के आधार पर। यहाँ पर दूसरा भाग पढ़ा था रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर भी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? रूढ़, यौगिक, और तीसरा कौन सा है? योग रूढ़ है। उसके बाद तीसरे भाग में बांटा गया है विकार या प्रयोग के आधार पर। तो विकार या प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2। सबसे पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। अंतिम है अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया, सार्थक और निरर्थक। अब हम एक एक करके इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। सबसे पहले बताया है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला आता है तत्सम। अब देखिए, हम पहले तो नाम से ही पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखा है तत्सम। तो क्या हम तत्सम को इस प्रकार से लिख सकते हैं? तत् प्लस सम। अगर हमने तत्सम को तत् और सम के भाग में 2 भागों में बांट करके पढ़ लिया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तत् का अर्थ होता है उसके या उसमें, और सम का मतलब क्या होता है? समान। अर्थात तत्सम का अर्थ क्या हुआ? उसके समान। अब ये बात और पढ़नी पड़ेगी कि उसके समान, तो इसका अर्थ हुआ तत्सम का, लेकिन किसके समान? उसके समान का अर्थ क्या हुआ? अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं कि हिंदी भाषा क्या सबसे प्राचीनतम भाषा है? हिंदी कौन सी भाषा से आई है? तो ये प्रश्न पे हमने शायद चर्चा कर चुके हैं पहले। तो मैं आप लोगों को सीधा सा बताता हूं कि हिंदी भाषा की अगर आपसे
आदि जननी भाषा पूछी जाती है, या ऐसा कहा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास प्राचीनतम किस भाषा से हुआ है, तो हिंदी की आदि जननी जो भाषा है वो है संस्कृत भाषा। तो यहां पर हमने पढ़ा तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। किसके समान? तो संस्कृत के समान, अर्थात जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे हमने कहा हस्त, अब हस्त जो शब्द है वो हिंदी का तो है नहीं, हस्त कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन अगर कोई हस्त कहता है तो हम तुरंत समझ पाएंगे कि हस्त का अर्थ क्या होता है? हाथ। अगर कोई कहता है स्कंध, अब स्कंध जो है वो हिंदी भाषा का तो शब्द नहीं है, कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अब लेकिन हमसे कोई अगर हमारे से कहे स्कंद, स्कंद का मतलब क्या है? कंधा, शोल्डर। तो जब संस्कृत के शब्दों का प्रयोग इसी रूप में हिंदी में किया जाता है, जो कि त्यों उसी रूप में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाए, तो वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए क्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेत, लेकिन क्षेत्र हिंदी का शब्द नहीं है, कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और जिन संस्कृत के शब्दों का प्रयोग ज्यों के त्यों हिंदी में किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। तो उम्मीद है कि तत्सम समझ में आया होगा। तत् उसके सम, समान। तो जिन संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हिंदी में उसी रूप में किया जाए वो क्या कहलाएगा? संस्कृत का तत्सम शब्द। अब अगला है तद्भव। तद्भव को भी इसी प्रकार से पढ़िएगा जैसे हम कहें यहां पर, दूसरा हम पढ़े तद्भव। अब तद्भव शब्द को भी हम ऐसे ही टुकड़ों में विभक्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तत् और आगे है भव। तत् का मतलब अभी अभी पढ़ा था, उसके या उसमें, और भव का मतलब क्या है? बदलाव। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसमें बदलाव। किसमें बदलाव? अभी अभी हमने तत्सम में पढ़ा है कि जिन संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों के त्यों किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। लेकिन उसमें बदलाव, किसमें बदलाव? संस्कृत में इस बदलाव, अर्थात कि जब संस्कृत के शब्दों में थोड़ा सा बदलाव या परिवर्तन किया जाता है और बदलाव या परिवर्तन के पश्चात हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इस बात को आप लोगों ने पढ़ना है कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम है, और जो संस्कृत में बदलाव होकर के हिंदी में प्रयोग किए गए वो क्या कहलाए? तद्भव शब्द। जैसे अभी हमने पढ़ा था हस्त। हस्त कौन सी भाषा का शब्द था? तो हस्त संस्कृत भाषा का शब्द था, अर्थात कौन सा हुआ? तत्सम हुआ। अब हस्त में थोड़ा सा परिवर्तन करके हमने क्या कह दिया? हाथ। तो हस्त है संस्कृत का तत्सम हुआ, लेकिन हाथ इसमें जरा सा परिवर्तन होने के पश्चात प्रयोग किया, तो हाथ क्या कहलाएगा? तद्भव। अभी हमने पढ़ा था क्षेत्र, और इस शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन होकर के कहां प्रयोग किया गया? खेत बन गया। तो ये क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द। अर्थात जो संस्कृत के शब्द हैं या संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में उसी रूप में किया जाए, तत्सम, और जब इन तत्सम में थोड़ा परिवर्तन होने के पश्चात हिंदी में प्रयोग किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द। अब यहां से एक प्रश्न सुनिएगा कि कौन से शब्द निम्न में से मूल रूप से संस्कृत के ही हैं? इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मूल रूप से तत्सम शब्द जो है वही तो संस्कृत के हैं। अभी बताया था तत्सम, उसके समान। तो जो संस्कृत के शब्द हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जब इनमें परिवर्तन होता है तो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। उसके बाद बात करते हैं तीसरे की। तीसरा कौन सा है? देशज। अब यहां देशज शब्द को भी हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है देश, और उसके बाद क्या लिखा है? ज। ज का अर्थ क्या होता है? जन्मा, जन्म लेना। अर्थात नाम से ही आपकी समझ में आया कि जिन शब्दों का जन्म
देश में ही हो वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। अर्थात कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हो जाता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति जो है वो क्षेत्रीय प्रभाव से होती है, वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। यहां जैसे ऐसे सारे शब्द आते हैं, ऐसे सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका प्रयोग क्षेत्रीय होता है, अर्थात क्षेत्र के अनुसार से जिन शब्दों का प्रयोग किया, जैसे हम कहें लोटा, गुड़िया, डिबिया, बाप, खिड़की, टांग, इस प्रकार के सारे ऐसे शब्द जिनका प्रयोग क्षेत्रीय रूप से उत्पन्न हुए हो जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, देशज। अर्थात इन शब्दों का प्रयोग हर एक क्षेत्र में अलग अलग रूप से किया जा सकता है। तो जो संस्कृत के हैं तत्सम परिवर्तित हुए तद्भव जिनका जन्म देश में ही हुआ वो देशज कहलाएंगे। और अंतिम 4 नंबर पे कौन सा है, विदेशज। अगर विदेशज को देखें तो विदेशज को भी ऐसे पढ़ सकते हैं, विदेश प्लस ज का मतलब अभी भी समझाया था, ज का मतलब क्या है, जन्म लेना। तो जिन शब्दों का जन्म कहां पर हुआ है, विदेश में हुआ है, लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में भी यहां पर भी ऐसे के ऐसे कर लिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का जन्म तो हिंदुस्तान में नहीं हुआ, जिन शब्दों का जन्म जो है दूसरे देश में हुआ, विदेश में हुआ है, लेकिन उनका प्रयोग यहां पर या हमारे यहां पर या हिंदी में ऐसे के ऐसे कर लिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द। जैसे आदमी, अखबार, ये भारतीय भाषाओं के तो शब्द नहीं है, ये अरबी फारसी के शब्द होने के बाद भी हिंदी में ऐसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं। अलमारी हिंदी का तो शब्द नहीं है, दूसरी भाषा के शब्द होने के बाद भी हम यहां पर उनका ऐसे के ऐसे या उसी रूप में प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए उनको विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे चाय, चीनी, चीकू, ये सारे के सारे चाइनीज भाषाओं के शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में ऐसे के ऐसे कर लेते हैं। तो जिन विदेशी शब्दों का प्रयोग हिंदी में हम ज्यों के त्यों करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब कुछ पुस्तकों में जो प्रमाणित पुस्तकें हैं उनमें तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इन शब्दों को 4 भागों में ही बांटा गया है, लेकिन कुछ आधुनिक विद्वान हैं, आधुनिक रचनाकार हैं, आधुनिक लेखक हैं जो इन 4 भागों के अलावा भी एक 5वां भाग बताते हैं जिसे कहा जाता है संकर शब्द, जिसको आधुनिक मानते हैं। लेकिन जो प्रमाणित जो है या जो प्राचीनतम हमारे विद्वान हुए हैं उनके अनुसार तो ये 4 ही हैं। अब आधुनिक विद्वानों ने एक नया शब्द का भाग और बांट दिया है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, जिसका नाम रखा गया है संकर शब्द। अब संकर शब्द को पढ़ने से पहले आप लोगों ने ये समझिएगा कि संकर का अर्थ क्या है। संकर का अर्थ होता है मेल, कि जब 2 अलग अलग चीजों में मेल कराया जाता है तो वो संकर कहलाता है। यहां पर भी हम पढ़ रहे हैं शब्द, तो यहां शब्दों में भी मेल कराया जाता है। जब 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जब 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर के एक अर्थ प्रकट करे तो वो क्या कहलाएगा, संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, अब देखिए रेलगाड़ी आपने पढ़ी है, अब रेल को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं रेल। अर्थात रेल जो शब्द है वो हिंदी का नहीं है, वो कौन सी भाषा का हुआ, अंग्रेजी भाषा का। और पीछे लिखा है गाड़ी, गाड़ी कैसी भाषा का शब्द है, हिंदी। तो जब अंग्रेजी और हिंदी अर्थात जब 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द खंड मिलकर के किसी एक शब्द का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, शब्द संकर शब्द कहलाता है। इसमें हम टिकट घर, टिकट इंग्लिश का, घर हिंदी का, उड़न तस्तरी, एक संस्कृत का, एक फारसी भाषा का। कि जब 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द खंड मिलकर के किसी एक शब्द का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, संकर शब्द। आजकल आपके एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं
कि निम्नलिखित में से संकर शब्द को पहचानिए, या रेलगाड़ी कैसा शब्द है, टिकट घर कैसा शब्द है, या उड़न तश्करी कैसा शब्द है। तो इस प्रकार के शब्दों को आप लोगों ने ऐसे पढ़ना है कि तोड़ करके, भाई दो एक शब्द है लेकिन इसके शब्द खंड दो कर लिए, एक शब्द खंड अंग्रेजी का है, एक हिंदी का है। जब दो अलग अलग भाषाओं के मिले तो कैसा शब्द कहलाए, संकर शब्द। तो ये हमने पहला जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बांटा था, ये हमने पढ़ लिया है। अब मैंने आप लोगों को तत्सम तद्भव में या इनमें सब में अंतर करना सिखाया है। आप लोगों ने घर पे जो भी बुक हो आप लोगों के पास, उस बुक में से जितने ज्यादा हो सके तत्सम और तद्भव शब्दों को या विदेशज इन शब्दों को, संकर शब्दों को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में दो प्रश्न हमेशा यहां से पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये थे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अब हम बढ़ते हैं अगले भाग अर्थात रचना या बनावट के आधार पर। अब दूसरा बात करते हैं रचना या बनावट के आधार। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है? रूढ़ शब्द। अब देखिए, यहां तो उत्पत्ति के आधार पर पढ़े, यहां पर उनकी बनावट, रचना किस प्रकार से वो मिलकर के बने हैं, उनके शब्द खंड किस प्रकार से हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर। सबसे पहला कौन सा है? रूढ़ शब्द। अब कोई भी एक शब्द पकड़िए, नल, कम। अगर किसी एक शब्द को आप शब्द खंडों में बांटें, किसी एक शब्द को जब आप शब्द खंडों में बांटें या टुकड़ों में बांटें, जैसे नल है, इसके हमने 2 टुकड़े कर लिए, पहला न और दूसरा क्या है? ल। तो क्या इनमें से किसी शब्द का कोई अर्थ निकला? हमने कम पढ़ा था, कम को भी शब्द खंडों में बांटे, पहला क दूसरा म। तो क्या यहां क का कोई अर्थ है? नहीं है। क्या अकेले म का कोई अर्थ है? नहीं है। तो जब किसी एक शब्द को शब्द खंडों में बांटने पर किसी भी शब्द खंड का अपना कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द। मुख्य रूप से दो वर्णों से मिलकर के जितने भी शब्द बनते हैं वो सारे के सारे रूढ़ कहलाते हैं। लेकिन 2 से ही नहीं, 3 से भी हो सकते हैं, 4 से भी हो सकते हैं, कितने से भी बने। जब आप उन शब्दों को शब्द खंडों में बांटें और किसी भी शब्द खंड का अपना कोई अर्थ ना निकले, तो वो क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द। यहां पर आप लोगों ने शब्द खंडों में बांट करके देख भी लिया है। दूसरी बात करते हैं हम यौगिक। अब यहां पर आप लोग देखिएगा, यौगिक शब्द में आप लोगों को क्या एक छोटा सा यहां पर दिखाई दिया, योग। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। अर्थात जब यौगिक शब्द में, यौगिक नाम में ही ऐसा लिखा है कि योग या जोड़, तो इसका मतलब यह है कि यहां एक शब्द को शब्द खंडों में बांटा और किसी भी शब्द खंड का अर्थ नहीं निकला, रूढ़ कहलाया। अब यहां ऐसा है कि किसी एक शब्द को शब्द खंडों में बांटे और प्रत्येक शब्द खंड का अपना अपना कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाएगा? यौगिक। या योग का मतलब ये भी कह सकते हैं कि जब 2 सार्थक शब्द खंडों के मेल से बनता है जो शब्द, वो क्या कहलाता है? यौगिक। जैसे विद्यालय को हमने लिखा विद्या और दूसरा है आलय, तो यहां विद्या का भी अपना कोई अर्थ है, आलय का भी अपना कोई अर्थ है। पाठशाला, पाठ का भी अपना अर्थ है और शाला का भी अपना अर्थ है। ध्यान रखिएगा, ये शाला है तो पाठ का भी अपना अर्थ है और शाला का भी अपना अर्थ है। उसके बाद प्रयोगशाला, गौशाला, इस प्रकार के स्नान घर, रसोई घर, जितने भी शब्द हैं जो 2 अलग अलग सार्थक शब्द खंडों के मेल से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब किसी एक शब्द को टुकड़ों में बांटने पर, खंडों में बांटने पर
प्रत्येक खंड का अपना कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। उसके बाद तीसरा है योग रूढ़। अब यहां देखिएगा, यौगिक में हमने देखा था योग, ऐसे ही योग रूढ़ में भी योग है और इसमें रूढ़ भी है। अर्थात क्या है कि जब किसी एक शब्द का, जब किसी एक शब्द के शब्द खंड जो है, यहां पर दो सार्थक शब्द खंडों के मेल से बना था, वो क्या कहलाया था? यौगिक। लेकिन योग रूढ़ में ऐसा नहीं है कि दो सार्थक शब्द खंड रहेंगे। यहां योग रूढ़ में भी वास्तव में दो सार्थक शब्द खंड होंगे, लेकिन वो दोनों सार्थक शब्द खंड मिलकर के किसी तीसरे या किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो जब दोनों के, जैसे हमने कहा दशानन, हमने कहा दशानन, यहां दस भी है और आनन भी है। दस का भी अपना अर्थ है और आनन का भी अपना अर्थ है, लेकिन दस और सिर नहीं बताया, बल्कि दशानन ने बताया रावण। अर्थात जब दोनों के दोनों सार्थक शब्द खंड मिलकर के किसी तीसरे या विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका योग रूढ़ शब्द। जैसे हम कहें लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लेकिन लंबा का भी अपना अर्थ है, उदर का भी अपना अर्थ है, लेकिन दोनों ने मिलकर के किसको प्रकट किया है? यहां पर तीसरे अर्थ को या विशेष अर्थ को प्रकट किया है। इसलिए जब दो सार्थक शब्द खंड मिलकर के किसी तीसरे या विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका योग रूढ़ शब्द। तो ये हमने दूसरी आधार पर पढ़े थे। यहां पर एक प्रश्न और भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये आपने जब दशानन पढ़ा, हमने लंबोदर पढ़ा, हमने जो श्वेतांबरी पढ़ा, श्वेतांबरी में भी योग रूढ़ रहेगा, तो क्या ये सारे के सारे किसी भगवानों के या किसी के भी उपनाम है कि नहीं? तो सारे के सारे उपनाम जो बनते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। जब किसी भी भगवानों के उपनाम आएंगे किसी भी भगवान के, तो वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? योग रूढ़ के। यहां आगे जब चल के हम समास पढ़ेंगे तो एक समास पढ़ेंगे बहुव्रीहि। तो जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण है वो सारे भी क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। या योग रूढ़ शब्द जो है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास। चाहे बहुव्रीहि समास को योग रूढ़ कहें या योग रूढ़ को बहुव्रीहि समास कहें, तो दोनों में एक ही बात रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये हमने दूसरा पढ़ा है। रचना बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भाग थे, रूढ़, यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ किसी भी शब्द खंड का अपना कोई अर्थ ना निकले तो रूढ़ कहलाएगा। जब दोनों के अपने कोई ना कोई अर्थ निकले तो वो कहलाएगा यौगिक। और जब दोनों मिलकर के किसी तीसरे विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? योग रूढ़ कहलाएगा। उसके बाद अगला तीसरा है विकार या प्रयोग के आधार पर। विकार का मतलब क्या है? परिवर्तन। विकार या प्रयोग के आधार पर। अब यहां पर विकार का अर्थ क्या है? परिवर्तन। और वहां लिखा भी दो भागों में है। सबसे पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी का अर्थ क्या है? कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया, काल, कारक किसी भी आधार पर परिवर्तन हो जाता है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया, काल, पुरुष या किसी भी आधार पर परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। और जिन शब्दों में किसी भी आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाएगा? अविकारी शब्द। तो ये बात आपने पढ़नी है कि जिन शब्दों में परिवर्तन हो, चाहे लिंग, वचन, क्रिया, काल, कारक, पुरुष, किसी भी आधार पर परिवर्तन हो, वो विकारी शब्द कहलाएंगे। और जिन शब्दों में किसी भी आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाएगा? अविकारी शब्द। अब इनको समझने के लिए एक एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़का इधर
आ रहा है। एक वाक्य बनाया हमने कि लड़का इधर आ रहा है, कुछ शब्दों का प्रयोग किया है एक वाक्य बनाने के लिए। अगर हम इस वाक्य में लिंग परिवर्तन करें तो लड़का का क्या होगा, लड़की। इधर का क्या होगा, इधर में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इधर शब्द जो है वो इधर का इधर ही रहेगा। आ रहा है क्रिया है, तो आ रहा है का क्या हो जाएगा, आ रही है। अब इसमें अगर हम वचन परिवर्तन करें इस वाले वाक्य में तो ये बनेगा लड़का का क्या होगा, लड़के। इधर का क्या होगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इधर ही रहेगा। और आ रही है न, आ रहा है के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ रहे हैं। तो यहां पर बिल्कुल बस यहीं से समझिएगा कि यहां लड़का का लड़की भी हुआ और लड़के भी हुआ, अर्थात एक शब्द में लिंग और वचन का हमने परिवर्तन किया तो वो परिवर्तित हुआ। और जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। और जिन शब्दों में किसी भी क्या यहां इधर शब्द में कोई परिवर्तन हुआ, जब हमने लिंग परिवर्तन किया तब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जब हमने वचन परिवर्तन किया तब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जिनमें किसी भी आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाता है, अविकारी शब्द। अब ये क्रिया है, क्रिया हमेशा विकारी शब्द होती है। क्रिया जो है वो हमेशा बदलती है, क्रिया जो है वो हमेशा बदलती है, और जो बदलती है वही क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। तो यहां से मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि जिनमें परिवर्तन हुआ, लिंग वचन क्रिया कारक काल किसी भी आधार पर परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाया, विकारी शब्द। और जिन शब्दों में किसी भी आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाता है, अविकारी। अब यहां विकारी को आपने ये पढ़ना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन अविकारी के भी चार ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रिया विशेषण की, दूसरे बात करते हैं हम समुच्चय बोधक की, तीसरे संबंध बोधक, और चौथे हैं आपके विस्मयादि बोधक। वे चारों के चारों जो हैं वो अविकारी कहलाते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, वे चारों के चारों जो हैं वो अविकारी कहलाते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि विकारी शब्दों के भी चार भेद हैं और अविकारी के भी कितने भेद हुए, चार। तो चारों के चारों मैंने पढ़ा दिए, बता दिया आप लोगों को। लेकिन जैसे जैसे हिंदी की क्लासेज आगे बढ़ती रहेंगी मैं आप लोगों को वो कंप्लीट कराता रहूंगा। उसके बाद अंतिम भाग बचता है, कौन सा है, अर्थ के आधार पर। अब यहां पर आप लोगों ने देखना यह है कि अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। सबसे पहला सार्थक और दूसरा कौन सा है, निरर्थक। तो सबसे पहले जब हम सार्थक को पढ़ेंगे तो क्या उसको ऐसा पढ़ सकते हैं, स प्लस अर्थक, के जो अर्थ के साथ है, अर्थ सहित है, वही शब्द कैसा क्या कहलाएगा, सार्थक। और जो निरर्थक, जो बिना अर्थ के है, वही क्या कहलाएगा, निरर्थक। अर्थात सिंपल सी बात है, यहां पर तो कुछ समझने का ऐसा है ही नहीं। जिन शब्दों का अपना स्वयं का कोई अर्थ निकलता है वो सार्थक कहलाता है, और जिन शब्दों का अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं निकलता है वो क्या कहलाते हैं, निरर्थक। लेकिन आप लोगों ने एक बात और पढ़िएगा, शुरू में जब मैंने आज का टॉपिक विषय शुरू किया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन के कोई अर्थ नहीं निकलते या दो से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई अर्थ नहीं निकले वो तो शब्द ही नहीं कहलाते। तो यहां निरर्थक क्यों आया, लेकिन निरर्थक का प्रयोग बहुत बार किया जाता है। जैसे हम बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। हम कहें कि पानी वानी पी लिया, अब पानी का तो अपना अर्थ निकला, लेकिन इसके साथ में हमने प्रयोग किया वाणी, चाय वाय। तो जब सार्थक शब्द के साथ में शब्द युग्म बन के आते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वही हम क्या कहलाते हैं, वही
निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो आप लोगों ने इस प्रकार से पढ़ना है कि सार्थक का मतलब यह है कि जिन शब्दों के अपने स्वयं के कोई ना कोई अर्थ निकलते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों के अपने स्वयं के कोई अर्थ नहीं होते बल्कि वो सार्थक शब्दों के साथ ही शब्द युग्म की तरह प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। एक बात और मैं यहां शुरू में बताना आप लोगों को भूल गया था कि जब हम शब्दों को पढ़ते हैं तो हिंदी के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों वो शब्द कहां से आए, क्योंकि सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वो संस्कृत मानी गई है। हिंदी कहां से आई? हिंदी संस्कृत भाषा से आई, लेकिन क्रम के अनुसार जब अगर कहें कि हिंदी कौन सी भाषा से निकली है तो हम कहेंगे अपभ्रंश भाषा से निकली है। और हिंदी का जो विकास है वो बहुत बाद में हुआ है, और बाद में होने के कारण अभी तक ऐसा माना गया है कि हिंदी में लगभग 2 लाख शब्दों का संकलन है। शब्द भंडार जो हिंदी का है वो लगभग 2 लाख शब्दों का है, और उन 2 लाख में से लगभग 85% जो शब्द हैं वो तो हिंदी के हैं, लेकिन हिंदी के अलावा जो बाकी 15% बचे शब्द हैं वो हिंदी के बाहर के शब्द हैं। जैसे हमने पढ़ा था विदेशज शब्द हैं, दूसरी भाषाओं से मिलकर के पढ़े हैं, या ऐसा कहें कि देशज शब्द हैं, क्योंकि देशज का मतलब भी तो यही होता है ना कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का ना पता चले। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये एक मैंने जो आपको लाइन बताई है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति ज्ञात ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति ज्ञात नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? तो जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है वो सारे के सारे देशज कहलाते हैं, या वे सारे के सारे क्षेत्रीय भाषाओं से जो उत्पन्न हुए वो सारे के सारे देशज शब्द कहलाते हैं। तो ये था एक बहुत ही आसान सा टॉपिक आपका शब्द वर्गीकरण या शब्द प्रकरण का, जो मैंने आप लोगों को पूरा कराया है। उसके बाद विकारी और अविकारी शब्द है जो कि हिंदी के क्रम में मैं इसी प्रकार से पढ़ाता रहूंगा। आप लोगों ने तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करते हुए आप लोग इनको अच्छे प्रकार से पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही है। उसके बाद आप लोगों ने एक चीज और पढ़नी है कि इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को डेली शेयर करता हूं। आप लोग अगर करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप लोगों को हर दिन सुबह 4 बजे वीडियो मिल जाती है करंट अफेयर की। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को जीएस की भी तैयारी करा रहा हूं। जीएस के आप लोगों को हर दिन या तो वीडियोस मिलती है या जीएस के कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं, तो वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हिंदी शुरू हो चुकी है, हिंदी पता है मुझे, इतना थोड़ा सा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। हिंदी की दूसरी क्लास थी, उसके बाद आप लोगों को हिंदी का जो टॉपिक कराया जाएगा, अब उस टॉपिक के बाद उसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को कराए जाएंगे। तो ये आप लोगों का रहा। उसके बाद संस्कृत का भी हो रहा है आप लोगों की क्लासेस, तो आप लोगों ने संस्कृत भी पढ़नी है। संस्कृत के धीरे धीरे ऐसे ही टॉपिक वाइज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी मिलते रहेंगे। साइकोलॉजी की क्लासेस चलती रहेंगी। तो इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।